तो पहले हम रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर जो है वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं आपके साथ बच्चों। तो रूरल डेवलपमेंट में बेसिकली सबसे पहले ये है कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये है, 3 शब्द इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी चाहिए, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन या पहला पॉइंट ये आता है कि रूरल डेवलपमेंट के कुछ की इश्यूज़ बताइए। तो की इश्यूज़ ये हैं रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के कि पहली बात तो ये कि हमारी 3/4 जनता रूरल एरियाज़ में रहती है। ज़्यादातर जो शेयर है जीडीपी में वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, जो फ़िलहाल कम हो रहा है। इसके अलावा रूरल एरियाज़ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी इनएडिक्वेट है। मतलब अभी भी बहुत से रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। और एक एस्पेक्ट या एक की इशू ये भी है कि रूरल डेवलपमेंट करने से हमारे रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो मतलब ये भी एक एस्पेक्ट है जिसका हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ ये आती है कि व्हाट आर द वेरियस एरियाज़ कवर्ड इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में हम कौन कौन से एरियाज़ कवर करते हैं। तो देखो जी, सबसे पहला तो आता है जो आपने कल पढ़े थे, 2 बेसिक चीज़ें। क्या क्या बेसिक चीज़ें? मतलब एक तो शिक्षा और एक सेहत, है ना। मतलब एक एजुकेशन और एक हेल्थ। तो सबसे पहला एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों चीज़ों को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना। तो इसमें लिटरेसी आ गया और हेल्थ आ गया। दूसरा है जी एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी टू इम्प्रूव अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि दूसरा एरिया हम कह सकते हैं रोज़गार आ गया। तो पहला हमने एजुकेशन किया और हेल्थ किया, दूसरा किस पे फोकस करना है हमको? एम्प्लॉयमेंट पे। इसके बाद तीसरी चीज़ आ गई लैंड रिफॉर्म्स। आज भी रूरल एरियाज़ के अंदर कुछ ऐसी मतलब कमियां हैं जिनके लिए हमें आज भी कुछ लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है या होनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं एक्सप्लॉयटेशन है वो अभी भी होता है, प्रोडक्टिविटी जो है वो अभी भी कई जगह पे कम है, तो हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो आज भी मतलब रूरल एरियाज़ में लैंड रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। चौथा एरिया रूरल डेवलपमेंट में वो है गरीबी का, यानी कि हमें रूरल एरियाज़ के अंदर गरीबी कम करनी चाहिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहिए। एंड पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरियाज़ में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत अच्छा नहीं है, इनएडिक्वेट है। सड़कें अच्छी नहीं हैं या बिजली नहीं आती, इरिगेशन सुविधाएं नहीं हैं, मार्केटिंग सुविधाएं नहीं हैं, क्रेडिट सुविधाएं नहीं हैं। तो हमें उनको भी डेवलप करना चाहिए। तो इस पर बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या क्या ऐसे एरियाज़ हैं जो हम रूरल डेवलपमेंट में कवर करते हैं या करने चाहिए। तो क्या क्या लिख सकते हो आप? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो उसमें एजुकेशन और हेल्थ आ गया, बहुत ही जनरल नॉलेज वाले। एम्प्लॉयमेंट आ गया, उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स आ गए, आज भी ज़रूरत है। पॉवर्टी कम करनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। अब आता है क्वेश्चन कि रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट की क्या इम्पोर्टेंस है। अब हाँ, क्रेडिट का मतलब ये होता है कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो लोग मेनली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को पैसों की आवश्यकता क्यों ज़्यादा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो मेनली इसमें आप 2-3 अच्छे पॉइंट्स लिखना। जैसे पहला पॉइंट तो ये है कि आज भी मिडिलमैन जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं किसको? फार्मर्स को। तो जैसे जो मनी लेंडर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो छोटे छोटे फार्मर्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? वो उनसे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं या वो अकाउंट्स में घपला करते हैं। तो जैसे वो किसान को बोल देंगे कि भाई तुमसे तो हमें 10,000 रुपये लेने हैं, जबकि एक्चुअल में मान लेते हैं सिर्फ 2,000 लेने हो। तो मतलब वो कुछ घपला कर देते हैं और वो किसानों को आज भी एक्सप्लॉइट कर देते हैं। अच्छा, दूसरा रीज़न ये कि जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो किसान के लिए, फार्मर के लिए बहुत बड़ा होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जब वो बीज बोता है तब से लेकर उसकी फसल के बिकने तक बहुत लंबा टाइम होता है ना। क्योंकि बीज बोएगा, फिर क्रॉप बड़ी होगी धीरे धीरे, फिर वो क्रॉप की कटाई होगी, फिर वो बाज़ार में जाएगी, फिर वो वहाँ पे बिकेगी, उसके बाद जाके भी पैसे मिलते हैं। तो इतने लंबे समय तक किसान को अपना पेट पालना है, घर का खर्चा निकालना है, बीज खरीदने हैं, 100 चीज़ें होती हैं। तो इसलिए किसान को पैसों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है।
बाकी तीसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये क्रेडिट के लिए कि ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी सोर्स है, यानी कि अगर हम ज़्यादा पैसा डालेंगे रूरल एरियाज़ के अंदर तो उससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो जितना ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा हमारे मतलब एक तरह से इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए हम क्रेडिट की सुविधाएं वहाँ पर ज़्यादा देना चाहते हैं या देनी चाहिए। अब बेसिकली छोटा सा पॉइंट है, वो आगे भी वैसे कवर हो जाएगा कि 1969 के बाद इंडिया में थोड़ा सा चेंज आया रूरल क्रेडिट में, रूरल क्रेडिट के एरिया में। वो कैसे आया? तो सबसे बड़ा पॉइंट अब रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई गई, एपेक्स बॉडी बनाई गई। जैसे कमर्शियल बैंकों का दादाजी कौन है? आरबीआई है ना। तो ऐसी रूरल डेवलपमेंट्स के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी एपेक्स बॉडी बनाई गई, जो इसका नाम क्या था? नाबार्ड। हाँ, NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक फॉर नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक। क्या था फुल फॉर्म? नहीं, ऑनलाइन वाले चीते भी बताएंगे। हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट राइट, हाँ जी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब वो नाबार्ड का सेटअप हुआ। नाबार्ड कब सेटअप किया गया? 1982 में, बिल्कुल सही। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हमने कल पढ़ा ही था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्या था? क्रांति थी, है ना, जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफ़ी ग्रो हुआ। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ही थोड़ा थोड़ा जो ये रूरल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है ये मतलब पिक्चर में आया। जब किसानों को बीज खरीदने थे, HYV सीड्स खरीदने थे, उसके लिए पैसा चाहिए था, तो सरकार ने सोचा कि हमें अब कोई ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जिनसे किसानों को आसानी से क्रेडिट मिल सके। तो इसीलिए बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का जन्म हुआ, जैसे कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बेसिकली 1969 के बाद ही डेवलप हुए, जिन सबका मेन पर्पज़ ये था कि रूरल एरियाज़ में ये क्या करें? क्रेडिट प्रोवाइड करें। बाकी क्वेश्चन आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर पूछ सकता है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्रामर्स इन मीटिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ पुअर। ठीक है, अब इसमें माइक्रो क्रेडिट ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो क्रेडिट का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटे लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर जो क्रेडिट की सुविधा होती है, ठीक है ना, उसको माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं। तो इस माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम में बेसिकली हमारा एक ही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बताओ क्या होता है? सही, तो सेल्फ हेल्प, बिल्कुल हाँ। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? वो एक ऐसा मतलब ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स मिलकर पैसा पूल कर लेते हैं और जिसको भी पैसों की आवश्यकता होती है वो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले लेता है और इन पर बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट मतलब इनसे लिया जाता है। तो ये बेसिकली होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो महिलाओं को हुआ, खासकर रूरल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो महिलाओं द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। बिल्कुल सही लिपिका जी। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल क्रेडिट या बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आपसे ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन के फॉर्म में कि रूरल क्रेडिट को इवेल्युएट करिए, पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स या जो भी इस पर आपका मतलब राय है। तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो कि अगर पॉजिटिव साइड पे देखा जाए रूरल क्रेडिट के, तो आप ये कहोगे कि इससे बहुत ही रैपिड एक्सपेंशन हुआ, मतलब तेज़ी से इससे काम आसान हो गया, फार्मर्स को हेल्प मिली, फार्मर्स जो सीड्स खरीदना चाहते थे, फर्टिलाइज़र्स खरीदना चाहते थे वो खरीद पाए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ाने में भी मतलब इसमें ईजी रहा क्योंकि किसानों को पैसा मिल पाया। दूसरी चीज़ ये कि जब किसानों ने क्रॉप्स ज़्यादा उगाए तो इससे जो है फूड सिक्योरिटी भी हमारे देश में
सही रही क्योंकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। तो ये दोनों हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड रहे। खरीद लिया, हाँ, तो इससे प्रोडक्शंस और ज़्यादा फास्ट हो गए। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड्स देखें या कुछ फेलियर्स देखें तो सबसे बड़ा फेलियर तो ये कि जो बैंक्स थे, खासकर मतलब कह लो कि कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, वो इफ़ेक्टिव लोन रिकवरी नहीं कर पा रहे थे और ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो लोन्स दिए जा रहे थे उनमें डिफ़ॉल्ट भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ये शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा लगता है कि हमने सबको लोन दे दिया और फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप्स उगा रहे हैं ईजीली, लेकिन बैंकों का तो नुकसान हो गया, इकनॉमी का एक पहलू तो ख़राब हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रेट्स होने शुरू हो गए और बैंक्स जो थे, जो क्रेडिट दे रहे थे, उनकी क्रेडिट देने की भी एबिलिटी ख़त्म हो गई। भाई पैसों का खजाना तो कब तक चलेगा, कभी ना कभी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट्स की वजह से किसानों ने लोन वापस नहीं करा, क्रॉप फेलियर्स की वजह से, कभी किसी भी रीज़न की वजह से कह सकते हैं। तो बेसिकली हमसे ये भी पूछ सकता है कि आप कुछ सजेशन बताइए कि क्या होने चाहिए। तो सजेशन में आप ये लिख देना कि पहली चीज़ तो ये कि बैंक को अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए, यानी कि बैंक को रिश्ता बनाना चाहिए लेंडर के साथ, मतलब बोरोवर के साथ, ताकि वो किसान की एक्चुअल नीड्स को समझ सके। तो थोड़ा सा बैंक को अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए। और दूसरा ये कि हमें भी किसानों को, यानी कि फार्मर्स को, थोड़ा हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट के बारे में सिखाना चाहिए। मतलब थ्रिफ्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेव करना, बचत करना। तो मतलब किसानों को भी ये सिखाना चाहिए कि भाई देखो, पैसा थोड़ा बचा के रखो, आपको बाद में काम आ सकता है। तो उनको थोड़ी सी ये हैबिट सिखानी चाहिए हमें कि आपको भी पैसों को सेव करना आना चाहिए। तो मतलब ये एक सजेशन हम बता सकते हैं। फिर है इसके बाद अगला टॉपिक, सबसे मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब एक तरह से होता है सब कुछ। सब कुछ का मतलब ये कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप उगाने से लेकर क्रॉप के बेचने तक सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, चाहे असेंबलिंग हो, स्टोरेज हो, प्रोसेसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, स्टोरेज हो, ग्रेडिंग, पैकिंग एट्सेट्रा, मतलब इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब ये क्यों ज़रूरी है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, बताओ कृष भाई? क्योंकि छोटे किसान को अगर सरकार ये सब सुविधाएं नहीं देंगी तो फिर बड़े ट्रेडर्स छोटे किसान के साथ मैनिपुलेशन कर देंगे। दूसरा, किसान अपना सामान नहीं बेच पाएगा, उसको मार्केट की सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। अगर मान लो मैंने क्रॉप उगाया लेकिन मेरी क्रॉप यहाँ से बॉम्बे पहुँच ही नहीं पाई तो मैं बेचूंगा कैसे? तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी चाहिए, मुझे स्टोरेज की सुविधा भी चाहिए, क्योंकि बॉम्बे पहुँचने में 4 दिन लगेंगे, नहीं तो रास्ते में ख़राब हो जाएगा सामान। तो मतलब किसानों को स्टोरेज सुविधाएं देने की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला था मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स, मतलब जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो घपला कर सकते हैं। तो घपला कैसे कर सकते हैं? वो किसानों को बोल सकते हैं कि भाई हम आपकी ये फसल खरीद रहे हैं और सस्ते दाम में खरीद लें फॉर एग्जांपल। तो किसानों के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी उन्हें, उनको सारी चीज़ें ढंग से बताएगी, तो फिर मैनिपुलेशन बड़ा ट्रेडर नहीं कर पाएगा। हाँ, और जाके बेच देगा बड़े दाम पे, है ना। घपला इस तरह से हो सकता है। घपला तो सोच ही लोगे ना कि कैसे हो जाएगा। बाकी फिर एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा क्वेश्चन ये भी इसी टॉपिक का है कि भाई डिस्कस द मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर में हॉट क्वेश्चन है कि भाई पूछ सकता है। या फिर ये कि स्टेट इंटरवेंशन बिकेम नेसेसरी, कि सरकार को क्यों इंटरवेंशन करना चाहिए इस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, या क्या सरकार ने मेजर्स लिए हैं डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसमें बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। एक तो आप लिखोगे डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। देखो सरकार ने कुछ कुछ स्कीम्स निकाल रखी हैं, 3 मेजर स्कीम्स हैं, तीनों याद होनी चाहिए। एक है एमएसपी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार जो है वो किसान को ये कहती है कि आप चिंता ना करें, हम आपसे जो खरीदेंगे क्रॉप वो मिनिमम प्राइस पे सेट है वो खरीदें, उससे कम पे नहीं लेंगे। इसी तरह बफर स्टॉक, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो किसानों से बहुत सारा वीट और राइस खरीदती है, बहुत सारा, और अपने पास बफर में रखती है, ताकि कहीं पर कल को बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो वहाँ पे हम अनाज को इस्तेमाल कर लेंगे या बाद में इसको सरप्लस को एक्सपोर्ट कर देंगे।
तो फूड कॉरपोरेशन इंडिया भी किसानों से बहुत सारा व्हीट राइस खरीदती है। और तीसरा सरकार ने बना रखा है देखो राशन शॉप्स, है ना, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सरकार कहती है कि भाई हम आपसे सारी चीज़ें खरीद लेंगे और जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते दामों पे बेचा करेंगे। तो सरकार ने देखो ये 3 नीतियाँ बना रखी हैं बहुत ही बढ़िया, जो हम कह सकते हैं कि फार्मर्स को सपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा देखो दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ, एमएसपी पे खरीदेंगी। फिर दूसरा पॉइंट है रेगुलेटेड मार्केट्स। अब रेगुलेटेड मार्केट्स प्रोवाइड करने से क्या फ़ायदा होता है? अगर मान लो किसी मार्केट में कोई रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेटर का मतलब होता है जो देखे, है ना, जांच पड़ताल करे, तो क्या होगा कि फिर किसानों को फिर से मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार ने ऐसे रेगुलेटेड मार्केट्स बना रखे हैं कि जहाँ पर बड़ा ट्रेडर छोटे किसानों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। बहुत सी ऐसी मतलब ऑफिशियल रेगुलेटेड मंडियाँ बना रखी हैं, मार्केट्स बना रखे हैं। तीसरा पॉइंट, अब सरकार देखो इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं भी प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया वही सारी चीज़ें, रोड, वेयर हाउस, गोडाउन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो मतलब किसान को इन सब चीज़ों की अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर देती है। और इसी तरह कोऑपरेटिव मार्केटिंग, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। सरकार ने ये भी एक सुविधा आजकल बना रखी है किसानों के लिए, और किसानों ने भी इसका बहुत लाभ उठाया है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब मान लो मैं अकेला हूँ, मैं अकेला किसान हूँ, मैं सोचूं चलो अपना अनाज बेचने जाता हूँ बाज़ार में, तो मेरी अकेले की तो कोई सुनेगा नहीं, मेरे पास बार्गेनिंग पावर भी नहीं होगी। अब मेरे जैसे 100 किसान सारे जने अपना अपना सामान लेके पहुँच गए, तो एक तो हम सबके पास बल्क में खूब सारा होगा सामान। अब जब हम 100 जने एक साथ जाएंगे मार्केट में तो हम ज़्यादा दाम पर बेच पाएंगे क्योंकि हमारे पास बार्गेनिंग पावर होगी, है ना। तो मतलब इसको बोल सकते हो आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग। तो इसमें हम कलेक्टिव बार्गेनिंग का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये भी मतलब एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी ये एक रीड कर लेना, इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, मतलब इसके अलावा भी मतलब कुछ और मार्केटिंग चैनल्स हैं जो सरकार ने प्रोवाइड कर रखे हैं, उनके भी कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे सरकार ने एक ये अलाउ कर रखा है बहुत सी जगह पर कि उन्होंने किसानों को बोल दिया कि अब आप एक काम करो, हम मिडलमैन हटा देते हैं और आप सीधा कस्टमर को सामान बेचो। तो मतलब किसानों के लिए कितनी बढ़िया चीज़ हो गई कि सीधा अपना फसल जो है वो मंडी में लेकर आओ और सीधा ग्राहक को बेचो। तो जैसे इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, पंजाब में, है ना, आंध्र प्रदेश में, पुणे में, ये सब अलग अलग मंडियां हैं। दूसरा फ़ायदा, अब सरकार ने क्या कर रखा है, बहुत सी एमएनसी कंपनियों के साथ क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। जैसे मैकडोनल्ड वाला है, केएफसी वाला है। अब मैकडोनल्ड वाले को आलू चाहिए ना बर्गर में डालने के लिए, तो मैकडोनल्ड वाले ने किसानों से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई ये ज़मीन आपकी है, आप इस पर सिर्फ आलू उगाओगे और आपके सारे आलू मैं खरीदूंगा, दाम भी पहले से तय होगा। तो किसान को कितनी श्योरिटी रहेगी, चलो यार मुझे पता है कि सिर्फ आलू उगाना है और मेरे सारे आलू ये कंपनी खरीद लेगी। तो सरकार ने इस तरह से भी टाई अप्स कर रखे हैं नेशनल्स एंड मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ। अब ये बताओ कृष कि क्या किसान को सिर्फ एक ही क्रॉप उगानी चाहिए? खतरा है, अगर वो एक क्रॉप नहीं चली तो उसका तो पूरा साल बेकार हो जाएगा। तो बस ये टॉपिक बन गया एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। तो बेसिकली अगर किसान सिर्फ एक ही क्रॉप उगाएगा तो उसको बहुत बड़ा रिस्क है। मान लो आपने सिर्फ वीट उगाया और उसी साल बारिश आ गई और आपकी सारी वीट की फसल तहस नहस हो गई, तो अब क्या होगा? बस ख़त्म, प्रॉफिट क्या, फिर तो खाने के वांदे हो जाएंगे। तो इसीलिए हम किसान को कहते हैं कि भैया तुम डाइवर्सिफाई करो, यानी कि तुम क्या करो, अलग अलग क्रॉप्स उगाओ। जो भी तुम्हारे पास ज़मीन है या जो भी टुकड़े हैं उन पे थोड़ा सा क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करो, अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स उगाओ। और दूसरा, हम दूसरी भी डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं कि तुम अपनी एक्टिविटी में भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। खाली खेती बाड़ी क्यों कर रहे हो? इंडस्ट्री में तो नहीं जा पाओगे, लेकिन चलो हाँ डेयरिंग कर लो, है ना, फिशरी कर लो अगर आता है तो, मतलब आपको कुछ दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करवाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये आप क्यों करवाते हो? तो भाई देखो, इससे एक तो किसानों का रिस्क कम होगा, है ना, उनकी इनकम बढ़ेगी। कई बार सीजनल फैक्टर भी होता है। अच्छा, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही उग सकती हैं, बिक सकती हैं, तो बाकी 6 महीने क्या करेगा किसान? दूसरा काम कर लेगा। और चौथा इससे फ़ायदा ये, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आप जब
तरह तरह की चीज़ें करोगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाओगे, तो फिर वो बाहर भी बिक सकते हैं। तो ये बेसिकली फ़ायदे हो गए डाइवर्सिफिकेशन के। फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आप डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हो। तो पहला तो है अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करके। क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने का मतलब तो वही हो गया कि आप अलग अलग क्रॉप्स उगाओ, है ना। वीट भी उगाओ, राइस भी उगाओ, शुगर केन भी उगाओ, कॉटन भी उगाओ, मतलब इस तरह से बहुत सारी क्रॉप्स उगाओ। बाकी दूसरा हो गया कि आप अपनी एक्टिविटियों को भी शिफ्ट करो, खाली फार्मिंग में मत लगे रहो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी आप लग सकते हो, है ना। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन सी हो गई भाई? आपके पास भैंस तो है ही, है ना क्रिश, उसका दूध निकाल के बेचना शुरू कर दो। मछली पकड़ सकते हो, तो बस ये सब काम कर सकते हो। एग्रो प्रोसेसिंग हो गया कि भाई जैसे जिसमें प्रोसेसिंग कर दी, जैसे दाल बनती है या चावल बनता है, तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि चावल सीधा बस उगा और बिक गया। कई बार उसकी प्रोसेसिंग भी होती है ना कि उस पर पॉलिश कर दी, ये वो कर दिया, तो इन सब चीज़ों को एग्रो प्रोसेसिंग कह देते हैं। ये देखो ये नीचे हो रहा है चित्र में। अब जैसे चिप्स बनते हैं, तुम खाते हो वो लेज़ वाले चिप्स, तो वो किसके बनते हैं? आलू के बनते हैं, है ना। तो कहने को तो आलू खा रहे हैं हम, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग हो गई ना, उस पर कुछ फर्दर कुछ और काम कर दिया, तो इसको हम एग्रो या फूड प्रोसेसिंग कह सकते हैं। चलो, तो ये जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं, ये आप एक बार रीड कर लेना, मतलब इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है वर्ड बाय वर्ड, कि कहीं आप सोचो ये सारे पॉइंट मैं बिल्कुल रटूंगा कि 58%, 70 मिलियन, ये सब नहीं रटना है। आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, बस। तो एनिमल हस्बेंड्री मेनली क्या होता है, मतलब इसको लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का मतलब ये सब हो गया, हाँ, ये जो भैंस, बकरी, गाय, ये सब हैं, तो इन सब का प्रोडक्शन आप मतलब इन सब को पाल सकते हो। तो इससे फ़ायदा होगा कि आपका मतलब मिल्क प्रोडक्शन एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर आप दूध निकाल के बेच सकते हो, है ना, उसी के अंदर आ जाएगी, बिल्कुल। इसी तरह फिशरीज़, अब जो मान लो सी शोर एरिया के आसपास रहते हैं, या आपके मतलब एरिया के आसपास कोई नदी, तालाब, इस तरह की चीज़ है जहाँ पर मछलियाँ हैं, तो आप मछली पकड़ने का काम कर सकते हो। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी एडिशनल इनकम हो जाएगी। इसी तरह हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है बताओ उपासना देवी? हॉर्टिकल्चर में आते हैं क्रिश, वो जो बहुत ही रंग बिरंगे वो नहीं होते फूल, बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, उनको ग्रो करें। ये देखो कितना अच्छे हैं, बोटैनिकल गार्डन है ना, तो वहाँ जाना कभी, तो वहाँ तुम्हें इस तरह के फूल दिखेंगे, है ना। तो ये हॉर्टिकल्चर आ गया। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो तुम्हें पता है हमारे मतलब देश के जीडीपी में 6% भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखो तो इसका कितना योगदान है। एक्सपोर्ट होते हैं ये सब फूल पत्तियाँ, हाँ, लोग खरीदते हैं बाहर वाले कि कितने कलरफुल, देखो पर्पल कलर का फूल है, और क्या। अच्छा, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पे लिख लो इम्पोर्टेंट भाई, हाँ, आईटी। इस पे क्वेश्चन बिल्कुल मतलब आ ही सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लिख ही देता हूँ। सीबीएसई मार्च 2023, 17 मार्च, पेपर लीक। तो भाई क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई बताओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सरकार कैसे उपयोग कर सकती है ना, फार्मर्स के लिए, रूरल डेवलपमेंट में। तो क्या बताओगे? एक दो मेन बातें हैं कि आईटी से देखो क्या फ़ायदा होगा। आईटी से एक तो ये फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट ये प्रिडिक्ट कर पाती है कई बार कि कोई ऐसा इलाका तो नहीं है जहाँ पे बाढ़ आने वाली हो, या जहाँ पर कुछ मतलब इस तरह का माहौल हो कि यहाँ पर हमें क्रॉप्स नहीं उगाने चाहिए, है ना। तो आजकल देखो इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर टूल्स आ गए, साइंस इतनी एडवांस हो गई, तो मतलब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऐसे एरियाज जहाँ पर कुछ फूड इनसिक्योरिटी या वल्नरेबिलिटी, मतलब कि उतार चढ़ाव हो सकता है। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। अच्छा, दूसरा, अब आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे भी योगदान दे रहा है। बहुत सारे अब ऐसे इंस्टीट्यूशनल सेंटर्स बना दिए हैं सरकार ने गांव के अंदर, जो किसानों को सिखाते हैं, तरीके बताते हैं कि भाई आपको कैसे करनी चाहिए क्रॉपिंग,
कब पानी देना चाहिए, कब धूप लगानी चाहिए, मतलब उनको सिखाते हैं सारी चीज़ें। आजकल जैसे आप लोगों को सीखना हो तो आईटी की हेल्प से कितनी आसानी से आप सीख सकते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए घर बैठे बैठे इंटरनेट पे देख लिया। तो अब किसानों के लिए भी तो वो सुविधा हो सकती है ना। अगर मान लो मुझे क्रॉप उगानी है तो आजकल क्रॉप उगाना सीखने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। तो ये भी मतलब एक बहुत वैलिड पॉइंट हो जाता है। और तीसरा फ़ायदा ये कि जैसे ये सब जो सरकार ने इंस्टीट्यूशंस बना दिए, आईटी सेंटर्स बना दिए, इससे थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो ही जाएगा। भाई कोई ना कोई एक आदमी तो बैठेगा ही ना दफ्तर में, तो उसको नौकरी मिल गई। और फिर एक चपरासी भी होगा सुबह दरवाज़ा खोलने के लिए, उसको भी नौकरी मिल गई। फिर सुबह एक मेड आएगी झाड़ू मारने पोछा करने, उसको भी नौकरी मिल गई। तो मतलब ये इंस्टीट्यूशंस के खुलने से उस रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बन जाएगा। तो ये मतलब आप इसको अच्छे से करके जाना लर्न कि आईटी का रोल मतलब किस तरह से रह सकता है। फिर उसके बाद ये टॉपिक ज़्यादा मतलब रेलिवेंट नहीं है वैसे तो इसीलिए इस पर रीड लिख देता हूँ कि कुछ समस्याएं भी हैं कृष भाई। जैसे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन अगर हम देखें तो वो हमारा अभी भी दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी कम है। ये हमारे लिए मतलब एक समस्या है। बाकी इसका समाधान ये है कि हमें अच्छे ब्रीड के जो एनिमल्स हैं उन्हें रेस करना चाहिए, है ना। तो आपको अच्छी गाय भैंस जो है वो पालनी चाहिए। इसी तरह फिशरीज़ में ये समस्या है कि ज़्यादा मछलियाँ पकड़ पकड़ के जो है पॉल्यूशन जो है वो बहुत फैल जाता है। और इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई थोड़ा सा हमें जो फिशिंग कम्युनिटी है उनके लिए कुछ सस्टेनेबल और लाइवलीहुड ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो फिशरीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है ना वर्कर, वो फिर कोई और काम नहीं कर पाता, आमतौर पे देखा गया है। तो थोड़ा सा हमें उनके लिए भी लाइवलीहुड का सोचना चाहिए, और जो पॉल्यूशन फैल रहा है वाटर बॉडीज़ का उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। बाकी हॉर्टिकल्चर में कह रहा है कि इसमें हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि अभी भी हमारे देश के अंदर हॉर्टिकल्चर में इन्वेस्टमेंट कम है। अगर हम इसमें और इन्वेस्ट करेगी सरकार तो हम और अच्छे फूल पौधे बना सकते हैं, इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की डिमांड बाहर ज़्यादा अच्छी है। तो हम इसको और ज़्यादा बेहतर बनाकर और एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। अच्छा, अब बताओ क्रिश, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो हम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं। पता है हमने हॉस्टल में अपनी सब चीज़ें कुछ चीज़ें हम उगा रहे हैं वो सारी ऑर्गेनिक हैं। बैंगन, नींबू और पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो कभी लेकर आऊँगा क्लास में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बताओ क्या फ़ायदा होता है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बिल्कुल। ये रे देखो बेनिफिट्स, ये पढ़ लेना 3 नंबर तक में मान लो पूछ ले। तो देखो, एक तो आप पर्यावरण की रक्षा कर रहे हो, है ना। दूसरा, किसान अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो इसका इनकम ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि आजकल ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ट्रेंड भी है। लोगों को आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीदने का ज़्यादा मतलब चाव है, तो ये फ़ायदा है। प्लस ऑर्गेनिक फूड जो होते हैं इनके न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू भी ज़्यादा है ना, मतलब अच्छा खाना है, पौष्टिक जिसको कहते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग करना सस्ता भी है। अब आप HYV सीड्स खरीदने जाओ वो बहुत महंगे आएंगे, फिर केमिकल वाले फर्टिलाइज़र खरीदने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स खरीदने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, बहुत ही सस्ता है। अब गाय ने गोबर करा, उसको 2 दिन सुखा दो और उसको फिर यूज़ कर लो, तो देखो फ्री में काम हो गया, है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इकोनॉमिकल भी होती है। 5वां फ़ायदा देखो, इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। भाई ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा लेबर इसमें इन्वॉल्व होगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। चैलेंजेस क्या हैं? फूड लाइफ छोटी होती है। अब जो केमिकल से बने प्रोडक्ट्स होंगे वो तो चलेंगे 6 महीने, है ना, लेकिन ये बिल्कुल असली प्रोडक्ट्स हैं तो ये फिर ख़राब हो जाएंगे जल्दी। दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक फार्मिंग हर क्रॉप पे नहीं हो सकती। आप सोचो मैं सारी क्रॉप ऑर्गेनिक करूँगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ तो केमिकल से बनाने ही पड़ेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब ईल्ड कम है। ईल्ड का मतलब होता है रिटर्न। तो जैसे मान लो आपने अगर एक HYV सीड बोया, ठीक है,
तो उससे मान लो बन गए बड़े होके 10 एप्पल बन गए उस पेड़ पर। लेकिन आपने मान लो एक नॉर्मल वाला ऑर्गेनिक सीड बोया, वो बड़ा होके पता चला जी 2 ही एप्पल बन रहा है। हाँ, तो इसको लो ईल्ड बोल देते हैं। ईल्ड मतलब प्रोडक्शन या रिटर्न, कुछ भी समझ लो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब थोड़ा सा ये मतलब एक ड्रॉबैक है कि भाई मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी एक बीज बोने में, लेकिन बड़े होके वो 2 एप्पल दे रहा है, वो दूसरा वाला 10 एप्पल दे रहा है ना। बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी भी थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं कम हैं अभी भी, क्योंकि लोग जो HYV वाले या केमिकल वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कंपनियां भी बड़ी बड़ी वो ज़्यादा प्रयोग करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा, भाई उन्हें तो मुनाफा चाहिए, कंपनियों को तो मुनाफा चाहिए, भाई आप खाओ जहर, उन्हें क्या है ना। तो इसीलिए कंपनियां भी वो ज़्यादा बनाती हैं। तो अभी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं थोड़ा सा कम है। बाकी ये कुछ टर्म्स हैं, ये आप एक बार अपने आप पढ़ लेना। कुछ तो खैर आपको वैसे पता ही होगी, नाबार्ड पता ही चल चुका, RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, SHG भी आपको पता ही चल गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, MSP भी आपको पता ही है शायद, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑर्गेनिक हो ही गया। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड ये नहीं पता तो ये पता कर लो भैया, वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं इसको। तो दूध का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में मतलब जब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था, तो वो कहानी जो है वो स्टोरी वाइट रिवॉल्यूशन वाली, उसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। बाकी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ये आपको पता चल चुका था।